हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पार्ट 1 आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे आप पहचानोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इट वाज इन द लास्ट वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में कि केमिकल इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, उन सारे इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स भी जानेंगे। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो बच्चों कम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन जानते हैं, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जानते हैं, मेनी मोर आर देयर। तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम रिएक्शन लिखें तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है हम इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा रिएक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा हो सकता है इसको हम डीडी रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा कौन सा रिएक्शन हो सकता है बच्चों? ये हो सकता है रेडॉक्स रिएक्शन। और छठा रिएक्शन हो सकता है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। तो इन 4-6 के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम और क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? जैसा बच्चों देखने से ही पता चल रहा है कि जब दो सब्सटेंस को या दो रिएक्टेंट को हम आपस में कंबाइन करें, मिलाएं और एक नया चीज़ प्राप्त हो, सिंथेसाइज हो, तो देन दिस इज़ नोन एज द सिंथेसिस रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लो हमने लिया कार्बन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया? हीट किया, गर्म किया, तो एक नया सब्सटेंस बना विच इज़ नोन एज द HCO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे रिएक्शन, जैसे मान लिया हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज आर नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे हैं। जैसे मान लिया आपने सोडियम और क्लोरीन को आपस में लिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, H2+O2 ले लिया तो वाटर बन गया, आयरन और क्लोरीन ले लिया तो आयरन क्लोराइड बन गया। मेनी मोर आर द एग्जाम्पल्स। तो ये हो गया बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नंबर दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो कह सकते हैं जब कोई सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वह 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है, तो देन दिस इज सेड टू बी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों क्या होगा? ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो तीनों के अलग अलग नाम हैं और तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन।
ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम थर्मोलिसिस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये थर्मोलिसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन, नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करें, जैसे मान लो हमने लिखा H2O2, अगर आपने क्या लिखा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये H2O2 विल कन्वर्ट इनटू H2O और O2 में। ये इक्वेशन अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ 2 कर देंगे, तो दिस इज नोन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। और भी एग्जांपल अगर आपको लेना है, जैसे मान लिया हमने ले लिया CaCO3, अगर इसको हमने हीट करा सॉरी, तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए? थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो आपको मैंने बताया कि डिकम्पोजिशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इधर देखिए नंबर 2 पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी when we are going to pass the electricity in that one and it is going to decompose into 2 or more than 2 substances, then it is said to be the electrolytic decomposition। ओके बच्चा, ये देखो हमने लिख दिया CaCO3 gives CaO plus CO2, ये इसका एग्जाम्पल था। ध्यान से देखेंगे किसका एग्जाम्पल था? ये इसका एग्जाम्पल था। ये बाई मिस्टेक दिस रिएक्शन आई हैव रिटन फॉर दैट वन। इसी में आपको ध्यान से देखना है कि H2O2 का जो हमने एग्जाम्पल लिखा था वो किसका होगा बच्चा? ये इसका एग्जाम्पल होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम कहेंगे H2O2। ये क्या देगा बच्चा? H2O और प्लस O2। यहाँ हमने 2 कर दिया और यहाँ हमने 2 कर दिया। तो इसको और एक नाम हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिसिस। ये H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर 3 इसी क्रम में अगर हम चलें, ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चा। नंबर 3 है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को हम फोटोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोटोलिसिस। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि फोटोलिसिस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लो हमने लिया सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और इसको सनलाइट में हमने हीट करा। सनलाइट का मतलब होता है कि उसमें जो एनर्जी होती है बच्चों, आज से जान लो कि Hν जहाँ लिखा रहेगा दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सनलाइट, मतलब ये रिएक्शन सनलाइट में हो रहा है। तो किस में कन्वर्ट होगा? ये Ag प्लस Br में। ठीक है, Ag प्लस Br। Br ये क्या है बच्चा? ये नॉन मेटल है तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे Br2, तब इसको बैलेंस करेंगे 2Ag प्लस Br2। तो ये पहला थर्मल डिकम्पोजिशन जिसे हम थर्मोलिसिस कहते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसे हम फोटोलिसिस के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज टॉपिक्स। अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसा इसके नाम में दिखाई दे रहा है कि जब कोई एक एक्टिव मेटल किसी लेस एक्टिव मेटल को उसके किसी कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो देन इट इज सेड टू बी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू टेल वंस अगेन। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन अ एक्टिव मेटल displaces the less active metal from its compound, then it is said to be the displacement reaction। तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले आपको बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे
हम जानते हैं कि कौन सा मेटल एक्टिव है और कौन सा मेटल लेस एक्टिव है। तो ऊपर से जैसे 2 4 5 आपको ध्यान रखना होगा। पोटेशियम होता है, आफ्टर दैट सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन टिन और लेड, इसके बाद हाइड्रोजन, और इसके नीचे बेटा कॉपर होगा, मरकरी होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा। तो हम ये इसको एक मानक मान लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं। क्यों कि जब आप आगे चलोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होता है और ऊपर की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है बच्चों, और नीचे की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में वैल्यू होती है। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ही कम होता है, मतलब जितना ही ज़्यादा निगेटिव होता है, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव या एक्टिव मेटल होता है। और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, या कह सकते हो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो आपको इन चीज़ों को याद करना होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ हम कैसे देखेंगे। अगर इसमें से 2 एलिमेंट कहीं आ जाते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, जिंक और आयरन। ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, थोड़ा सा इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ऊपर से नीचे चलने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस लिखा, सपोज कोई रिएक्शन लिखा, और उस रिएक्शन को मान लो हमने लिख दिया Zn प्लस CuSO4, तो ये क्या बनाएगा, जिंक और कॉपर, इसमें 2 मेटल हैं। इस कॉपर सल्फेट में एक मेटल कॉपर है, दूसरा जिंक है। तो जिंक इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट और प्लस Cu, ये रिएक्शन बनेगा। अब इसी को उल्टा अगर हम लिख लें, मान लो हमने लिखा बच्चा Cu प्लस ZnSO4, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कॉपर यहाँ से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉपर का पोजीशन नीचे है और जिंक का पोजीशन ऊपर है। तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, नो रिएक्शन। ये आपके एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि अगर ऐसा लिखा है तो राइट द प्रोडक्ट। तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। यहाँ जिंक और आयरन का था, तो आपने सपोज कर लिए एक और चीज़ लिखा Fe प्लस ZnSO4। ध्यान से देखना, Fe प्लस ZnSO4, तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, यहाँ से दिखाई दे रहा है आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन लिखेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है व्हेन एन एक्टिव metal displaces the less active metal from its solution, then it is said to be the displacement reaction। और इसको जानने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, लेटर ऑन। अब नंबर 4 हम बात करेंगे बच्चों। चौथा है जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों ही इसको बोलेंगे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DD रिएक्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, DD रिएक्शन। DD मतलब हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन हो सकता है व्हेन 2 एटम्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स आर इंटरचेंजिंग देयर आयंस, मीन्स व्हेन 2 or more than 2 compounds are formed by interchanging the atoms or the ions, तो then it is known as the double decomposition reaction या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लें हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक्वस फॉर्म में ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे बच्चों HCl, जो भी एक्वस फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप चाहें तो यहाँ मेंशन कर लें, ये क्या होगा AQ, यहाँ मेंशन कर लें AQ, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो अब कंपाउंड्स क्या बन सकता है, इधर देखो, ये है बच्चा सिल्वर, और दूसरा अगर हम इसको डिकम्पोज करें, पानी में घोलें, तो क्या क्या देगा, सिल्वर आयन देगा और नाइट्रेट आयन देगा। और ये पानी में घुलने पर चूंकि ये पोलर कंपाउंड है तो ये H आयन और Cl आयन देगा। तो इसमें क्या होगा बच्चा,
इसका सिल्वर यानी एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के निगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा तो AgCl बन गया, कंपाउंड विल फॉर्म AgCl। और पहले का जो निगेटिव आयन है वो दूसरे के पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्लस HNO3 बना लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें दो आइटम्स या ग्रुप ऑफ आइटम्स अपने आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव, तो ये कंपाउंड बना था। अब पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से रिएक्ट करके AgCl बना लिया, और पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से मिलकर क्या बना लिया, HNO3 बना लिया। अब यहाँ आपको ये मेंशन करना होगा AgCl क्या होता है बच्चा, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होता है। आगे चल करके दीज रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड अगेन इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दूसरा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या, आप सीधा सा एग्जांपल ले लो बेटा, मान लो आपने HCl ले लिया और दूसरा आपने ले लिया NaOH, एक एसिड ले लिया और दूसरा बेस ले लिया, इसका पॉजिटिव अब इसके निगेटिव से रिएक्ट करके क्या गया, H आयन और OH आयन मिलकर H2 बना लेगा, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से मिलकर बना लिया NaCl। यस या नो? तो इसमें आपने देखा एक न्यूट्रल कंपाउंड बना जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चूंकि इस कंपाउंड में NaCl क्या बना, सॉल्ट बना बाय द विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, तो यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। और जब किसी भी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आ गए, कौन कौन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये दोनों ही रिएक्शन किस में आ गए बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ गया या डबल डिकम्पोजिशन में आ गया। ठीक है, आप लोग इन चीज़ों को नोट भी करते रहें, अदरवाइज अभी याद रहेगा फिर भूल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। क्या बात करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की। इंक देना, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चा। चलिए, हाँ देखो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, इसमें मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ, फिर मैं आपको समझाते भी रहता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे इसका नाम है रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स का मतलब होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन, इट मीन्स जब किसी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हों तो उसको बच्चों हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? तो अगर हम इसका अंग्रेजी में डेफिनेशन बोलें तो कह सकते हैं द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली दे आर सेड टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड? किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों किसी एक इक्वेशन में तो देन इट इज सेड टू बी द रेडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहली चीज़ जानेंगे कि रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और दूसरा हम जानेंगे रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन के बच्चों ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है, उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बच्चा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, जब किसी रिएक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो लिखेंगे, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वह ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी तरह से सब मैं आपको समझाऊंगा, घबराना मत। ये रिडक्शन हो गया। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है, जैसे आपने लिखा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या लिखेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। या इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे,
डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कम हो रहा है तब भी वहाँ रिडक्शन होगा। तो ये ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हो गया और ये रिडक्शन का डेफिनेशन हो गया। अगर किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, मैं अभी इसी में बता दे रहा हूँ, तो वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, जिसे रिडक्टेंट भी बोलते हैं। और किसी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन हो रहा है तो देन इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसी को ऑक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर हम किसी इक्वेशन को लिखें और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, तो देन यू कैन गेट इट वेरी इजीली। चलिए, अगर हमने कोई इक्वेशन लिखा, पहले तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे दिखाएंगे। ये देखिए, सोडियम मेटल है और ये क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये जो कंपाउंड बनाएगा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये बैलेंस नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब देखो बच्चा, ये सोडियम और यहाँ सोडियम, सोडियम आयन यहाँ है और यहाँ क्लोराइड आयन है। तो ज़रा गौर से देखेंगे, ये सोडियम न्यूट्रल था, सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है और क्लोरीन से क्लोराइड आयन बन रहा है। तो इस रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें तो आपने लिखा सोडियम इज़ कन्वर्टिंग इनटू द सोडियम आयन। देखो, यहाँ 2 सोडियम था और यहाँ आपने 2 सोडियम आयन कर दिया। तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। चूँकि 2 सोडियम आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और दूसरा आपने देखा, क्लोरीन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन, Cl आयन। कितना क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव द 2 क्लोराइड आयन। तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आपने देखा कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब अगर इसी क्रम में हम कोई एग्जाम्पल लिखें, दूसरा एग्जाम्पल लिखें और उसको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने रिडॉक्स रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक और डेफिनेशन दिया था, उसको हम अगर जस्टिफाई करें तो क्या होगा। सपोज कर लो हमने लिया बच्चा K2Cr2O7, ठीक है, और प्लस हमने ले लिया HCl। तो ये क्या बनाएगा बच्चा, ये कंपाउंड बनाएगा KCl, प्लस बनाएगा CrCl3, प्लस ये बनाएगा बच्चों Cl2 और प्लस बनाएगा H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताएंगे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इफ़ यू आर नोइंग द मेथड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको यहाँ पता चलेगा। देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकलेंगे तो 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, 12 प्लस 6, ठीक है। और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन आया +3। अभी मैं बताऊँगा कैसे। फिर यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट आया बच्चों -1 और यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन आया 0, और बाकी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। हमने आपको इसमें बताया कि K2Cr2O7 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, कैसे आप आगे चल करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। तो 2 पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, यहाँ लिखेंगे 2x, और यहाँ 7 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2। तो दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम इसको 0 के बराबर, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो गया 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, +6, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरा आपको एग्जाम्पल समझ में आना है
CrCl3, जिसका निकालना है बेटा उसको x मान लेंगे। 3 Cl है और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, और चूंकि ये भी एक कंपाउंड है इसलिए 0 लिखेंगे। तो क्या होगा, x - 3 = 0, x = +3। तो x का मतलब हो गया यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 हो गया। अब Cl की बात करेंगे। Cl का HCl में Cl की वैलेंसी -1 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और फ्री स्टेट में किसी भी सब्सटेंस, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। तो आपको यही करना है, गौर से देखेंगे। Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रहा है, तो क्या होगा बच्चा, इसमें +6 से +2 हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है, तो घट रहा है, कम हो रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन। दूसरा आपने देखा Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, -1 से 0 यानी बढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब जरा गौर से देखेंगे, K2Cr2O7 से स्टार्ट होकर के रिडक्शन हो रहा है, तो आप लिखोगे K2Cr2O7। कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। K2Cr2O7 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसमें ये रिडक्शन प्रोसेस में जा रहा है, तो यह क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो HCl इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंट, पेप्सोडेंट मत बोल देना। और ये होता है रिडक्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्टेंट, और उसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी आप जान गए क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी जान गए, रिडक्शन भी जान गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जान गए और रिड्यूसिंग एजेंट भी जान गए। तो ये 5वां रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अंडरस्टूड दिस वन, नोट डाउन दिस वन। अब चलेंगे बच्चों, इसी क्रम में सबसे लास्ट वाला होता है जिसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, आइए। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जानेंगे। पहले डेफिनेशन में बता दूं, फिर आप इसका एग्जांपल देखेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट इज सेड टू बी द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाउ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल ले लें बच्चों, Cl2 और प्लस OH आयन, तो ये क्या बनाएगा, क्लोराइड आयन बना सकता है और क्लोरेट आयन बना देगा और प्लस पानी बना देगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज आयनिक रिएक्शन। और इसके पहले हमने एक इक्वेशन लिखा था रिडॉक्स रिएक्शन में, वह रिएक्शन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आइए ज़रा इसमें चेक करते हैं। Cl2 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ Cl पर -1 यानी क्लोराइड स्टेट में -1, फिर यहाँ Cl2 का 0 और ये ClO3 में, अभी मैंने आपको तरीका बताया कैसे निकालेंगे। Cl जिसका निकालना होता है उसको x मान लेंगे और लिखेंगे 3 × -2 = -1। गौर से देखेंगे, ये एक आयन था, तो आयन में जितना चार्ज होता है हम उसके बराबर इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो गया बच्चा, x - 6 = -1, x - 6 + 1 = 0, तो x = +5। किसके बराबर हो गया, -6 + 1 -5, तो x = +5। तो यहाँ हमने Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला, +5। गौर से देखना,
अब हमको चेक करना है वंस दिस Cl इज अंडर गोइंग इंटू 0 to -1, इसका मतलब किस में जा रहा है बच्चा, कम हो रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। और दूसरी बार यही Cl2 इज गोइंग इंटू फ्रॉम 0 to +5 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंडिंग आर नॉट? एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग आयंस बना रहे हैं, दो अलग अलग स्पीसीज बना रहे हैं, तो एक बार ये रिडक्शन में जाएगा, दूसरी बार ये ऑक्सीडेशन में जाएगा। तो जब कोई एक सब्सटेंस, आपने देखा कि जब ये रिडक्शन कर रहा है तो यह Cl2 क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जो Cl2 है वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है। ध्यान देंगे, Cl2 रिडक्शन में भी जा रहा है और Cl2 ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, तो देयरफॉर Cl2 इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस इन दिस टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें आज के लेक्चर में हम इतना देखेंगे। अगले क्लास में हम फिर क्या करेंगे कि कैसे आयनिक इक्वेशंस को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।